तो कंडक्टर क्या होता है? इट इज द मटेरियल इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव विद इन बाउंड्री। तो जो भी कंडक्टर होगा उसमें ये काम करता है कि इलेक्ट्रॉन्स आर एबल टू मूव विद इन द बाउंड्री। तो कोई भी कंडक्टर रहेगा ना, जैसे मान लो ये एक कंडक्टर है, इसके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन इस कंडक्टर के अंदर कहीं पर भी मूव कर सकते हैं। ये कोई बॉन्ड बना के नहीं बैठे हैं, इनका बॉन्ड है ही नहीं, ये सब फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, सारे इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं। इनको बोलते हैं हम कंडक्टर। से आप पढ़े होंगे, इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होती है कंडक्टर की? सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या करता है कंडक्टर? कंडक्टर को आप कोई भी इलेक्ट्रॉन दिया, मान लो ये एक कंडक्टर है, इसके अंदर में बहुत सारा चार्ज ले गया और अंदर रख दिया। जितना भी चार्ज मैं अंदर रखूँगा, ये सारे चार्जेस अपने आप को कहाँ रख देंगे? सरफेस पे। All the charges resides on the surface of a conductor. Inside the conductor there is no charge. ये आप याद रखना। Inside the conductor कोई भी चार्ज नहीं होता। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से याद किया था, वैसे इसको याद रखना पड़ेगा। All the charges reside on the surface of conductor। अच्छा, अगर कंडक्टर के सरफेस पे ही सारे चार्जेस हैं, सरफेस के कंडक्टर के सरफेस पे ही सारे चार्जेस हैं, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? 0। तो ये सब पॉइंट्स हैं जो बहुत छोटे छोटे हैं लेकिन काम आते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज 0। अब 0 होता कैसे है इलेक्ट्रिक फील्ड? ये एक स्फीयर है, इस पे चार्ज यहाँ है, सारा चार्ज कहाँ रह गया? सरफेस पे। तो अगर मैं मान लो ये सेंटर है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो यहाँ मैं एक गॉस थ्योरम बनाऊँ तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या? अंदर चार्ज ही नहीं है, और चार्ज नहीं है तो फील्ड कितना हो जाएगा? 0। अब प्रैक्टिकली लोग क्या बोलते हैं कि 0 कैसे हुआ है? जो लॉजिक डेवलप किया जाता है कि ये प्लस प्लस चार्ज है, तो ये प्लस प्लस चार्ज क्या कर रहे होंगे? एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बाहर निकल रहा होगा, तो इसके अंदर एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाता है जो बाहर से आने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल आउट करता है। कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है? हाँ, तो कंडक्टर जो 0 हुआ है, टू कीप द इलेक्ट्रिक फील्ड 0 इनसाइड द कंडक्टर, an induced electric field is developed inside the conductor। दो पॉइंट्स अभी हम लोग लिखे, दोनों पॉइंट समझो। पहला पॉइंट क्या है? जितने भी चार्जेस हैं वो कहाँ रहेंगे? कंडक्टर के सरफेस पे रहेंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर कितना होता है? 0 होता है। उसको 0 करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब कंडक्टर के अंदर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है जो हम नहीं देते, वो बाय डिफ़ॉल्ट डेवलप होता है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या नाम देते हैं? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की जो भी डायरेक्शन होगी हमारे चार्ज की वजह से, जो चार्ज गिवन है इस कंडक्टर पे, इस चार्ज की वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ प्लस प्लस चार्ज है, तो अंदर नेगेटिव चार्ज जैसा डेवलप होगा, ताकि फील्ड इसके अपोजिट आए, तभी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर पाएंगे। अगर अंदर भी प्लस कर दिया तो कभी भी फील्ड
सेम डायरेक्शन में डेवलप हो जाएगी ना, और फील्ड एक जैसी हो जाएगी तो कैंसिल आउट नहीं कर पाएंगे, इसलिए एक पॉजिटिव होता है तो दूसरा नेगेटिव होता है। तो ये दो प्रॉपर्टी हुई। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, ऑल कंडक्टर्स आर इक्वी पोटेंशियल इन नेचर। इक्वी पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, हर एक पॉइंट का पोटेंशियल इक्वल होता है। मतलब जो पोटेंशियल इस पॉइंट पे होगा वही पोटेंशियल यहाँ होगा, वही पोटेंशियल यहाँ होगा, वही पोटेंशियल यहाँ होगा। हर जगह पे पोटेंशियल कैसा होता है, इक्वल। पोटेंशियल अभी तुम्हें पढ़ाना बाकी है, तो अब तुम समझो, तुम्हें एक छोटा सा लॉजिक देता हूँ मैं कि पोटेंशियल की वैल्यू होती है के क्यू बाई आर। किस बात पे डिपेंड करती है ये, के क्यू बाई आर। सोचो अगर मैं ये सिमेट्रिक डायग्राम बना रहा हूँ, तो इस सिमेट्रिक डायग्राम में इस छोटे से पार्ट को देखूँ मान लो, तो इसका सेंटर से कितना डिस्टेंस है, आर। क्या हर एक पॉइंट का डिस्टेंस आर है? तो इस छोटी सी जगह पे जो चार्ज होगा क्यू, अगर मैं यहाँ एक छोटी सी जगह लूँ तो क्या वही चार्ज यहाँ भी आना चाहिए? तो अगर सिमेट्रिक डायग्राम है तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, यूनिफॉर्म। कैसा होगा, यूनिफॉर्म। लेकिन मेरा डायग्राम अगर ऐसा हो जाए, इस तरह से कुछ भी बना दिया मैंने ऐसे, अब मैं पूछूं यहाँ कितना चार्ज है, तो आप क्या करोगे, कंडक्टर है तो यहाँ एक इंस्टेंटेनियस गोला बनाने की कोशिश करोगे, यहाँ भी एक गोला बनाने की कोशिश करोगे, हर जगह पे जहाँ भी है ऐसे गोला बनाओगे। अब जरा देखो हर एक गोले को, इसका रेडियस देखो, इसका रेडियस देखो, इसका रेडियस देखो, देख रहे हो किसका रेडियस कम है, सबसे ऊपर वाले का। तो अगर के क्यू बाई आर करना है तो जिसका रेडियस कम है, क्या वहां चार्ज को बढ़ा देना चाहिए टू कीप द सेम पोटेंशियल? तो इस पॉइंट पे क्या होगा, चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, खूब सारे चार्ज ऐसे पास पास हो जाएंगे। इसका रेडियस सबसे ज्यादा है तो यहाँ थोड़ा दूर दूर रहेंगे, और इसका सबसे ज्यादा तो यहाँ पे ऐसे चार्ज आएंगे। इसको क्या बोलते हैं, सर्कुलर मोशन में पढ़ाया था मैंने, इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। तुम्हें याद होगा नहीं, मैं बता दिया इसलिए। क्या बोलते हैं इसको, रेडियस ऑफ, दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो जो चार्ज डेवलप होता है वो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, वो डिपेंड करता है रेडियस ऑफ कर्वेचर पे। सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये कहाँ से आया, क्यों आया अपने पास, क्योंकि जहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है वहाँ की चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है, जहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर ज़्यादा है वहाँ की चार्ज डेंसिटी कम है। आप देखिए सबसे ज़्यादा रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका है तो यहाँ चार्ज कम है, सबसे कम रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ है तो यहाँ चार्ज की डेंसिटी ज़्यादा है। मतलब पर यूनिट एरिया में चार्ज ज़्यादा ऑक्यूपाई हो रहे हैं। सही बोल रहा हूँ। एक और प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स passes parallel to the conducting surface, sorry, perpendicular to the conducting surface। कोई भी कंडक्टर होगा तो उस कंडक्टर से, जैसे ये कंडक्टर हुआ, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आएगी तो ऐसे सेंटर से पास होती हुई, यहाँ पे है तो ये ऐसे, या आ रही हो जा रही हो वॉट एवर इट इज, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे बनेगी। क्या ये सही बनाया मैंने? नहीं। क्यों? हाँ, क्यों गलत है बताओ? गलत है, सही है, लेकिन क्यों गलत है? सब बोर्ड पे ही लिखा है, पढ़ो। सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होना चाहिए, और फील्ड लाइन आया मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा। मतलब यहाँ पे ऐसे,
इस तरह से ये रहेगा। सब देखो, अब मैं ट्रेस करके बना रहा हूँ, सब सेंटर से पास होते हुए दिख रहे हैं। अंदर फील्ड नहीं, अंदर डॉटेड लाइन है। जो भी फील्ड बनेगी वो कहाँ बनने वाली है, यहाँ पर। ये याद रखना। इस पे एक बार PYQ में सवाल पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। ये एक कंडक्टर है, ये एक कंडक्टर है अपने पास। आपको अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दी हैं। एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये दी है ऐसे, एक फील्ड लाइन यहाँ दी है, B, C, D। Out of these 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और ये आपका कंडक्टर है, विच वन इज रिप्रेजेंटिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर, मतलब कौन करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पासिंग थ्रू अ कंडक्टर। कौन सा, कौन सा है? कितने लोग बोल, समझ में आया ये? कितने लोग बोल रहे हैं, हाथ खड़े करो। ए गलत है, क्योंकि मैंने अभी क्या बताया, सारे लाइन परपेंडिकुलर कंडक्टर के होना चाहिए, लेकिन ये लाइन सेंटर से पास नहीं कर रही है। स्फीयर पे कोई भी नॉर्मल कहाँ से पास होता है, सेंटर से। ये हो नहीं सकता। बी वाला सेंटर से पास कर रहा है, लेकिन बी वाला दिखा रहा है कि अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, गलत है। सी वाले को देखो, ये लाइन ऐसे आई, अगर मैं इसको रिट्रेस करूँगा तो ये ऐसे निकलेगी, और यहाँ ये लाइन इसको रिट्रेस किया तो ये भी सेंटर से निकलती हुई दिख रही है। तो सी वाली लाइन सेंटर की तरफ अलाइंड है, इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट। समझा? ये सवाल आए, ये एडवांस ने भी पूछा है, नीट ने भी पूछा है, मेंस ने भी पूछा है। क्या लॉजिक है इसमें, आपको खाली थियरी याद रखनी है बस। समझ आया क्या कंडक्टर की प्रॉपर्टीज, क्या क्या प्रॉपर्टीज है? जितने चार्जेस होंगे वो कंडक्टिंग सरफेस पे रहेंगे, अंदर नहीं रहेंगे चार्ज, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया। जीरो करने के लिए अंदर क्या डेवलप होगा, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या डेवलप होगा, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। और चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कैसे होता है, चार्ज डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर। चार्ज डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर। और उसके बाद क्या है कि सारे कंडक्टर्स इक्वी पोटेंशियल सरफेस होते हैं, वहीं से चार्ज डेंसिटी आया था। और लास्ट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब भी पास करेंगी कंडक्टर के परपेंडिकुलरली पास करेंगी, कंडक्टिंग सरफेस पे 90 डिग्री बनाते हुए ही पास करेंगी। सही है ना? आओ आओ स्फीयर की बात करते हैं। तो स्फीयर कैसे होता है? स्फीयर, अभी हमने कंडक्टर की प्रॉपर्टीज पढ़ी ना, उसके साथ ही स्फीयर आएगा। तो स्फीयर दो तरीके के होते हैं। एक स्फीयर होता है कंडक्टिंग, अभी तो बात किया ना, तो पहले हम ऐसा लिख दो। एक होता है हॉलो स्फीयर, और दूसरा स्फीयर कौन सा होता है, सॉलिड स्फीयर। एक हॉलो स्फीयर है और एक सॉलिड स्फीयर। अब भी तक नहीं बोला। अब कौन वाला, वो भी, वो तेरे हाथ में ही है, उसका मेरे पास नहीं है। नहीं, अरे वो कंट्रोल मेरे हाथ में नहीं है, मैं इस पंखे की बात कर रहा हूँ, सॉलिड स्फीयर। अब हॉलो स्फीयर में भी दो होते हैं,
हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर, ध्यान से देख लो फिर टेबल बनाना। और दूसरा होता है हॉलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। अच्छा, नॉन कंडक्टिंग का क्या मतलब है? अरे वाह, मुझे तो आती नहीं थी हिंदी। तो मतलब उसके अंदर भी चार्ज हो सकता है। अभी जो चार्ज बोला कि सारे चार्ज कहाँ कंडक्टिंग सरफेस पे होंगे, अगर नॉन कंडक्टिंग है तो कहीं भी हो सकते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सॉलिड में भी दो पार्ट बनेंगे। कौन से दो पार्ट? सॉलिड कंडक्टिंग, और दूसरा पार्ट कौन सा बनेगा? सॉलिड नॉन कंडक्टिंग। अगर मैं हॉलो कंडक्टिंग को देखूं तो हॉलो स्फीयर ऐसा दिखेगा आपको। ये रेडियस आर है। हॉलो है तो भाई, हॉलो में तो बीच में चार्ज होता ही नहीं है ना, 2D है ना हॉलो, तो सरफेस पे ही चार्ज रहेगा। हॉलो नॉन कंडक्टिंग देखता हूं अगर मैं, तो नॉन कंडक्टिंग हो या कंडक्टिंग हॉलो है तो चार्ज कहाँ रहेगा? सरफेस पे। सॉलिड कंडक्टिंग, अब जरा देखो, अगर ये सॉलिड कंडक्टिंग है तो कंडक्टिंग पे भी कहाँ होता है? हॉलो या सॉलिड? ऑल कंडक्टर्स हैज चार्जेस ऑन इट्स सरफेस ओनली, तो ये यहीं पे चार्ज आएगा। अब ये समझ जाओगे लॉजिक तो तुम्हें सवाल में कोई दिक्कत नहीं होगी। सॉलिड नॉन कंडक्टिंग है तो बच्चों सब जगह चार्ज है अंदर। क्या? वही बताने वाला हूँ, वही बताने वाला हूँ। पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों डायग्राम देखिए, आपको एक जैसे लग रहे हैं, मतलब फर्क ही नहीं पड़ता हॉलो है तो कंडक्टिंग है कि नॉन कंडक्टिंग, क्योंकि सरफेस पे ही रहेगा। और सॉलिड कंडक्टिंग है तो भी कहाँ रहेगा? सरफेस पे। तो अगर तीनों डायग्राम एक जैसे दिख रहे हैं तो तीनों का फील्ड भी एक जैसा होगा। हाँ, चौथा वाला अलग है, चौथे का फील्ड अलग होगा। तो अभी हमें क्या पढ़ना है? हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर, हॉलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर और सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, इन तीनों का इलेक्ट्रिक फील्ड एक साथ पढ़ेंगे। फिर एक पढ़ेंगे सॉलिड नॉन कंडक्टिंग का, फिर गॉस थ्योरम खत्म हो जाएगा। एक और टॉपिक आएगा डाइपोल, तो हम डाइपोल पढ़ के ये टॉपिक खत्म कर रहे हैं आज। इलेक्ट्रोवन आज खत्म कर रहा हूँ। पूरे क्वेश्चंस कर लेना चार्ज, फील्ड, फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम के डाइपोल के साथ में। अगले लेक्चर में पोटेंशियल आऊँगा तो चालू करूँगा मैं। जब ऊपर करके क्या बताऊँ मैम? जोन आउट हो जाते हो बैठे बैठे। क्या? हॉलो है, उसको चार्ज दिया तो बीच में चार्ज तो आएगा ही नहीं। हॉलो है तो सरफेस पे रहेगा। कंडक्टिंग हो नॉन कंडक्टिंग हो, हॉलो है तो बीच में चार्ज आ ही नहीं सकता, तो सरफेस पे ही रहेगा। सॉलिड है तो बीच में चार्ज आ सकता है, लेकिन कंडक्टर की प्रॉपर्टी की वजह से कहाँ रह गया चार्ज? सरफेस पे। तो तीनों एक जैसे दिख रहे हैं डायग्राम। अरे क्योंकि मटेरियल अलग अलग होगा, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। इलेक्ट्रॉन्स तो हैं लेकिन चार्जेस आर देयर बट दे आर बाउंडेड, दे कैन नॉट मूव फ्रीली। तो कंडक्टर वही तो लिखवाया जो फ्री हो, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन मूव कर सके। तो नॉन कंडक्टिंग में भी चार्ज है बट दे आर नॉट एफिशिएंट टू मूव। उनको मूव कराने के लिए यू नीड सम एक्सटर्नल फोर्स इन द फॉर्म ऑफ हीट। ओके, क्या? क्या है? कोई डिफरेंस नहीं है, रट्टा मार, कोई डिफरेंस है ही नहीं। हाँ, यस।
दिखने में एक जैसे है ना, क्वेश्चन में एक जैसे ही आएंगे, तो इट इज बेटर टू रिमेम्बर कि हॉलो कंडक्टिंग, हॉलो नॉन कंडक्टिंग, सॉलिड कंडक्टिंग एक ही होता है, इनका फील्ड एक ही होता है, बस ये बताने का मतलब है। बाकी जो भी है सब बकवास है। इन तीनों के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही होगा। अरे मम्मी, मम्मी याद आ रही है मुझे, मम्मी सुबह सुबह फोन की थी ना। मम्मी मम्मी को दवाई चाहिए। मैं कितना कट टू कट तुम्हारे लिए काम किया बताओ। मेरा 2 बजे ट्रेन है, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा 10 बजे, फिर भाग के घर जाऊंगा, फिर वापस ट्रेन पकड़ने जाऊंगा कुर्ला से। तो मीरा रोड जाऊंगा, मेरी बीबी है, वो अकेले नहीं आएगी, ट्रेन छूट जाएगी चलेगा। अरे 2 बच्चे हैं, बोले कि बच्चे संभालूं कि मैं आऊँ सामान लेकर के, तुम बताओ। वही दिक्कत है, हम पापा लोगों की दिक्कत ही यही होती है, मजबूर है। जरा गॉस थ्योरम लगा करके आप रफ नोट्स में इन तीनों डायग्राम एक जैसे हैं, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश। चार्ज सरफेस पे क्यू मान लो, कितना मान लो, तीनों पर चार्ज है क्यू, इसके अंदर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, सरफेस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, सरफेस के बाहर वो क्या था, आर लेस देन आर इक्वल टू आर ग्रेटर देन आर, वो तीनों कंडीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड रफ नोट्स में निकालने की कोशिश करो। ये एक जगह लिखना, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ हॉलो नॉन कंडक्टिंग, हॉलो कंडक्टिंग, सॉलिड कंडक्टिंग, और रफ नोट्स में जरा निकालो। मैं आया चाय पी के। ए कांगड़ो, चुप बैठो, अभी पढ़ो, चिल्लाए जा रहे हो। सही है, आओ। अब देखो यार, 40 मिनट ढंग से पढ़ लो, चुपचाप एकदम। इलेक्ट्रिक फील्ड हॉलो कंडक्टिंग, हॉलो नॉन कंडक्टिंग और सॉलिड कंडक्टिंग, एससी, एचएनसी और एससी याद रखना, क्योंकि तीनों एक ही होते हैं। अगर मैंने यहां एक स्फीयर बना दिया, जिसका रेडियस आर है, इसके सरफेस पर ऐसे चार्ज पड़ा हुआ है, तीनों डायग्राम ऐसे ही थे ना। अरे हाँ बोल, कितना चार्ज है इसके ऊपर, क्यू। अब मैं आपसे पूछूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है फॉर अ डिस्टेंस आर लेस देन आर, तो क्या करेंगे। लेस देन आर का मतलब इनसाइड, यहां जाएंगे, एक गॉसियन सरफेस लेंगे, गॉसियन सरफेस लिया, देखो कहां गलती किया था, हीर इनसाइड द स्फीयर। क्यू इन कितना हो गया भाई, चार्ज तो ऊपर है, अंदर है ही नहीं, तो गॉसियन थ्योरम अगर गॉस सरफेस यूज करूं तो E डॉट डी ए की वैल्यू होती है क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। भाई अब तुम्हें कोई दिक्कत ही नहीं है, E की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि क्यू इन ही 0 हो गया, तो किसी और को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब हॉलो कंडक्टिंग, शांति व्यवस्था बनाए रखें, आगे भी बढ़ना है। तो हॉलो कंडक्टिंग, कोई भी हॉलो हो, कंडक्टिंग या नॉन कंडक्टिंग, क्या उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। इसके पहले देखो हॉलो कंडक्टिंग वायर भी किया था, वहां भी 0 आया था, याद है। तो हॉलो में अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, कि अंदर कोई चार्ज ही नहीं है, तो क्यू इन 0 हो जाएगा। अगर मैं आपसे सेकेंड केस पूछूं कि एट आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, इसका मतलब अब मुझे गॉसियन सरफेस यहां लेना चाहिए बिल्कुल,
जी ये सही है, गॉसियन सरफेस। इसके अंदर कितना चार्ज है? क्या टोटल चार्ज क्यू इसके अंदर आ गया? और कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लिखोगे तो थीटा बिटवीन ई एंड ए तो 0 डिग्री होगा ना। कैसे? इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर होगा, एरिया वेक्टर भी इधर होगा, सही है ना। तो अगर मैं यहाँ पर गॉस थ्योरम लगाऊं तो क्या लिखूंगा? ई डी ए कॉस 0 क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। कॉस 0 1 होता है, डी ए की वैल्यू 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस इज आर, ठीक है। क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। अरे यार ये तो कुछ होता है, वही तो तुम्हें बताना है क्या होता है। के क्यू बाई आर स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? के। मतलब जब भले यहाँ पे, अब सुनना ध्यान से, ट्रिक बता रहा हूँ, अक्कल लगाओ थोड़ा। अगर मैं ये ऐसे स्फीयर रखता ही नहीं और बोलता कि इसके सेंटर पे मैंने क्यू चार्ज रखा है, आर डिस्टेंस पे यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, तो क्या यही इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं? सही बात है ना, यही इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते। इसका मतलब क्या ये नहीं है कि हॉलो कंडक्टिंग, हॉलो नॉन कंडक्टिंग और सॉलिड कंडक्टिंग में inside the sphere electric field is 0, but if we want to calculate electric field at the surface, we can consider the whole charge is placed at center as a point charge and calculate the electric field at distance r। गलत बोल दिया क्या? समझा सबको? नेक्स्ट, तो यार यहाँ पे अगर सिग्मा दिया होगा तो क्यू को क्या लिखते हो? सिग्मा बाय, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए, तो क्यू क्या बन जाएगा? सिग्मा इंटू एरिया, तो सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर करोगे तो ये सब कैंसिल हो जाएगा। सी देखो, आर इज ग्रेटर देन आर, इसका मतलब क्या है? आउटसाइड द स्फीयर। तो बेटा स्फीयर के बाहर अगर मुझे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या होगा? मान लो आर यहां पर है, ये गॉसियन सरफेस, इसके अंदर क्यू इन बोलो। अच्छा मैं पढ़ रहा हूं क्या? ये बातें कौन कर रहा है? हो गई बात? दांत तोड़ दूंगा मैं अगर बोली तो, वहां तक पहुंच नहीं पा रहा हूं मैं। तू बची नहीं रहती, मुंडी टेढ़ी हो गई होती अब तक। क्यू इन की वैल्यू तो भाई पूरा चार्ज तो अभी उसके अंदर ही है, क्यू ही है। अब यहाँ क्या लिखेंगे? ई, अब मैं डायरेक्टली बाहर लिखता हूँ, डी ए इज इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। बताओ डी ए क्या होता है? एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस का रेडियस कितना है? स्मॉल आर स्क्वायर है, ठीक है ना। तो ई क्या लिखा जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, मतलब ई की वैल्यू के क्यू बाई। यार दिक्कत कहाँ आई थी? खाली अंदर, बाहर तो सब ठीक ही है ना। सरफेस पे के क्यू बाई आर स्क्वायर कैपिटल में और उसके बाद के क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर। क्या गॉस थ्योरम को अप्लाई करके ये निकाला जा सकता था? मेन होता है गॉसियन थ्योरम। अब मैं बोलूं ई वर्सेस आर का डायग्राम बनाओ, तो आप क्या बोलोगे? आर इज इक्वल टू आर तक कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो ये लाइन ऐसे रहेगी। आर इज इक्वल टू आर पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो गई अचानक से? और उसके बाद 1/r स्क्वायर। सही बात है क्या? यहां तुम्हें एक चीज याद रखनी है बच्चों, कि हॉलो स्फीयर हो, चाहे कंडक्टिंग हो या नॉन कंडक्टिंग हो, सॉलिड कंडक्टिंग हो, इन सब केस में अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। अगर मुझे सरफेस पे या सरफेस के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, the charge on the sphere can be considered as a point charge
एंड इज प्लेस्ड एट सेंटर। उसके बाद आप कैलकुलेट कर सकते हैं। छाप डालिए, छापा छपाई करिए। मैं अपना खत्म कर लूं। हाँ, अब मैं हूं ही नहीं ना। अरे गधेड़ी, आज भी नहीं हूं मैं। मैंने बोला 10 बजे मैं भागूंगा, 2 बजे मेरी ट्रेन है। और तुम्हें पता है औरत नाम की एक चीज होती है जिनको तैयार होने में बस 5 मिनट लगता है, वो 5 मिनट 1 घंटा होता है। औरत एक शब्द होता है। सॉरी सॉरी, नॉन कंडक्टिंग वायर। पढ़ो तुम लोग, तुम पढ़ ही जाती है। औरतों से भगवान नहीं जीत पाए, हम तो इंसान हैं। कोई भी भगवान। कहाँ देखते हैं? अरे मैं पढ़ाऊं? अगर कोई बोला मैं यही करूंगा, और जो उसके कान में करूंगा। आओ, ये रेडियस आर है। 9:35 हो गया है, मुझे डाइपोल खत्म करना है। अगर ये ऐसे है इस तरीके से ये, और इस पर जो चार्ज है अब देखो हर जगह फैला है, तो इसको मैं क्या मानूंगा? रो कूलम पर मीटर क्यूब। क्या मान लिया मैंने? अगेन ये टफ नहीं है, ये टफ नहीं है, इसको मारना पड़ेगा आज। आर इज लेस देन आर। किसके लिए बताना है अपने को? मतलब इनसाइड द स्फीयर। अगर इनसाइड की बात करते हैं, मान लो ये वाला पॉइंट है, तो यहां पे मैंने एक गॉसियन सरफेस ले लिया। इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज होगा बताओ? ये बातें नहीं, पुस्तक हाथ डालूंगा पुस्तक में अभी। क्यों इनसाइड? तुझे काट सकता हूँ बीच से 2 खंड में। लड़कियां ही आगे चल के चुड़ैल नहीं बन जाती। क्यों इन? कभी सुना है लड़के? हाँ, चुड़ैल भी राज कर रही है ना। नहीं, क्यों इनसाइड क्या है? क्यों इनसाइड क्या है? बोलो। यार पढ़ तो लो, बताओ कितना है क्यू इनसाइड? जीरो कैसे होगा? रो नहीं होगा, रो तो डेंसिटी है। अरे भाई, इस सरफेस के अंदर चाहिए, तो इस सरफेस के अंदर क्या होगा? डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ गॉसियन सरफेस। इतना आपको बताना चाहिए था। अब गॉसियन सरफेस लगाओगे तो ई डी ए रो 4/3 पाई आर क्यूब, और डी की वैल्यू होगी 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। 4 पाई आर आर कैंसिल हुआ, एप्सिलॉन नॉट भी आएगा यहाँ पे, क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। ई की वैल्यू होगी रो R/3 एप्सिलॉन नॉट। अभी आप देख सकते हैं इनसाइड द स्फीयर क्या हुआ,
ये जो चार्ज है ना वो अंदर जीरो नहीं हुआ, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर आ गया। सही बात है ना। अब अगर मैं यहाँ ध्यान से देखूं तो ये होता है कि जो रो होता है ना वो क्यू बाई वॉल्यूम होता है। अगर मैं इसको लिखूं तो वॉल्यूम को ऐसे लिख सकता हूँ, रो क्यू बाई लेंथ। रो को मैं चाहूँ तो क्यू, वॉल्यूम को लिख दूं लेंथ इंटू एरिया, लिख सकता हूँ ना। या मैं ऐसे लिख दूं यहाँ से कि जो क्यू होगा या जो रो है, रो की जगह मैं क्यू बाई वी रख सकता हूँ। तो यहाँ अगर मैं, और ये वी कौन सा रखेंगे, नहीं गॉसियन सरफेस का नहीं, क्योंकि रो पूरे के लिए है ना, तो पूरे पे कितना चार्ज है ये स्फीयर के लिए। तो मैं इसको रो को लिख सकता हूँ क्यू बाई 4π3 पाई आर क्यूब, या यही बन जाएगा रो इज इक्वल टू 3q बाई 4πr क्यूब। देयरफॉर क्या ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, रो की जगह 3q बाई 4πr क्यूब लिख सकता हूँ ना, इंटू 3ε0 इंटू आर। जरा देखो कुछ कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हुआ, 1/4πε0 बना के, तो क्या ये आ गया के क्यू बाई आर क्यूब इंटू आर। सो नाउ इट इज योर चॉइस, आपकी चॉइस है आप क्या लिखते हैं, इसमें से सारे सही है। हाँ अभी नहीं, मैं फ़ोन करता हूँ तुम्हें, मैं लेक्चर में फ़ोन करता हूँ आधे घंटे में। हाँ तो के क्यू बाई आर क्यूब इंटू आर। अब मतलब रो मैं याद ये रखूंगा रो आर बाई 3ε0, क्योंकि इसमें मुझे दिख रहा है ई प्रोपोर्शनल आर है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है। आर की वैल्यू जीरो कर दिया मतलब कहाँ पहुंच जाओगे, सेंटर ऑफ द स्फीयर पे, और सेंटर ऑफ द स्फीयर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, जीरो। बाकी आर की वैल्यू बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, और जब आप सरफेस पे पहुंच जाओगे ना एट आर इज इक्वल टू आर, तो ये क्या करना है, पीछे वाले से इसके पहले वाला कॉन्सेप्ट जब लोगे तो भाई अब बाहर जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड पूरा चार्ज हो जाएगा ना, पहले जैसा ही तो बन जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ आएगा के क्यू बाई, अब अगर मुझे ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इसको मुझे इन टर्म्स ऑफ रो लिखना हो तो मैं क्यू को क्या लिख सकता हूं, रो इंटू वॉल्यूम, रो इंटू वॉल्यूम, सही है ना। तो ये रख दिया अगर मैंने, तो ई क्या बन जाएगा, के की जगह रखो 1/4πε0 आर स्क्वायर, क्यू की जगह 4/3 पाई आर क्यू। तो क्या कैंसिल हो रहा है, इनटू रो, 4 पाई कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, क्या ई की वैल्यू आ गई रो आर बाई 3ε0। यहाँ दोनों अलग है, ये कैपिटल आर है, इट इज द मैक्सिमम वैल्यू। अब अगर मैं आर इज ग्रेटर देन आर पे बात करूं, वही कॉन्सेप्ट फिर से लगाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, के क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर, जो पहले आया था वही आ रहा है ना। अब ये के क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर को इन टर्म्स ऑफ रो लिखना हो तो मैं क्या लिखूंगा, बिल्कुल ऐसा ही बनेगा, के की जगह 1/4πε0 रो इंटू 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, और नीचे आ जाएगा स्मॉल आर स्क्वायर, 4 पाई कैंसिल, दिस इज रो बाई 3ε0 आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई आर क्यूब। आपको दिख रहा है ये, समझा क्या। तो ये जनरली ये दोनों याद नहीं रखना होता, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड हॉलो कंडक्टिंग हो, हॉलो नॉन कंडक्टिंग हो, सॉलिड कंडक्टिंग हो, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग हो, सेम होता है। हाँ सॉलिड नॉन कंडक्टिंग में कई बार रो दिया होता है, तो आपको के क्यू बाई आर स्क्वायर पता है, तो आपको ये भी पता है क्यू की जगह रो टाइम्स ऑफ वॉल्यूम रख देंगे तो मुझे रो में मिल जाएगा आंसर। तो याद रखिए
सॉलिड नॉन कंडक्टिंग के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, बाकी किसी में इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द प्लेन नहीं होता, चाहे वो सॉलिड कंडक्टिंग हो, हॉलो कंडक्टिंग हो या फिर हॉलो नॉन कंडक्टिंग। अब इन सब चीज़ों को अगर मैं एक ग्राफ में यहाँ रखना चाहूँ तो क्या मेरा ग्राफ ऐसा बनेगा? देखिए ऐसा ग्राफ आपको सॉलिड नॉन कंडक्टिंग वायर का भी आया था, सॉलिड कंडक्टिंग वायर जो लिखा था, देखो पहले एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम में लिखा था ना, वायर दो तरीके का, हॉलो और सॉलिड, यही आया था ग्राफ, ऐसा ही स्ट्रेट लाइन, इस पॉइंट पे जाके ये बन गया के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर, और ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, इसके बाद ग्राफ ऐसे कम हो गया, ई प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर। दिस इज द एंड ऑफ योर गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन। आप एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम भी कर सकते हैं, अभी फटाफट लिखिए फिर आगे बढ़ता हूँ। मैं बता दे रहा हूँ भाई, मैं इतना नहीं बैठ पाऊंगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर केप्ट एट वेरी स्मॉल डिस्टेंस। जब दो इक्वल अपोजिट चार्जेस बहुत छोटे डिस्टेंस पे रखे होते हैं तो डाइपोल फॉर्म होता है। जैसे NaCl, सोडियम क्लोराइड है ये ना, NaCl, सोडियम पर एक पॉजिटिव चार्ज है, क्लोरीन पर एक नेगेटिव चार्ज है, तो एक प्लस और एक माइनस दोनों के बीच में डिस्टेंसेस बहुत छोटे हैं, एंगस्ट्रॉम एंड नैनोमीटर में डिस्टेंस मेजरमेंट होता है। H2O वाटर, इसमें डाइपोल एंगल भी आ जाता है। H2O कैसा बनता है? यहाँ बी ऐसे, यहाँ पे क्या रखते हैं? ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन इधर होता है, हाइड्रोजन इधर होता है, ये बीच का एंगल 105 डिग्री के आसपास आता है, जिसको डाइपोल एंगल बोलते हो, 104.84 डिग्री। ठीक है, ये केमिस्ट्री में आप पढ़ चुके होते हो। H2O, NaCl, HCl, ये सब कौन है आपके? डाइपोल्स, जिसमें इक्वल और अपोजिट चार्जेस होते हैं लेकिन उनके बीच का सेपरेशन बहुत कम होता है। तो डाइपोल क्या है? डाइपोल इज ए सेटअप और डिवाइस, it is a setup or device in which two equal and opposite charges are kept at very small distance। ठीक है, ऐसे यहाँ पे Q रखा होता है, यहाँ पे -Q, इनके बीच का डिस्टेंस 2L है। आप बोलोगे, आप बोल रहे हो कि बहुत स्मॉल डिस्टेंस पे रखे होते तो 2L क्यों ले लिया? L तो अपने हाथ में है, L माइक्रोमीटर में ले लो तो छोटा ही डिस्टेंस होगा। 2L लेते हैं सेपरेशंस को इजीली कैलकुलेट कर पाए इसलिए। बताता हूँ, खत्म होने दो, कैलकुलेशन को आसान करने के लिए। बढ़ने तो दे आगे, अभी मैं पूछू तेरा नाम क्या है? संजना। क्यों? पूरा बताएगी मेरा नाम संजना है, मेरे मम्मी पापा ने रखा था, क्यों रखा था तब समझ में आएगा। मेरा नाम संजना है, क्यों? मुझे कॉलेज जाना है, क्यों? हर चीज में क्यों नहीं ढूंढते। अगला पॉइंट है इलेक्ट्रिक डाइपोल स्ट्रेंथ। जब डाइपोल दूर से देखते हो इतने छोटे डिस्टेंस पे है कि अपनी नग्न आंखों से, नेकेड आई से आप देख ही नहीं पाएंगे कि ये दो अलग अलग पॉइंट है। दोनों पॉइंट आपको एक ही पॉइंट पे दिखेगा, दे आर वेरी 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 स्मॉल, तो एक ही पॉइंट पे दिखेगा। तो इस डाइपोल की वजह से इफ वी वांट टू कैलकुलेट द फील्ड एट एनी पॉइंट, तो हम वो सेंटर पॉइंट से डिस्टेंस लेते हैं। अगर मैं ये L लूंगा तो मंदबुद्धि सेंटर से L/2 हो जाएगा। ये सेंटर से अगर मैंने L लिया तो ये L/2, ये L/2, तो कैलकुलेशन फ्रैक्शन में जाएगा, इट वुड बी टफ टू रिमूव दैट कैलकुलेशन। हम इसको 2L लेते हैं तो ये L बन जाएगा, ये L बन जाएगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट 10-15 तक पढ़ाता हूँ क्योंकि बस वैसे भी लेट ही आती है। P आ जाएगी तो चली जाना, मैं रुकवा दूंगा बस जो भी बोला। ये क्या है? ये डाइपोल मोमेंट जो है ना, इसको P से दिखाते हैं। ये अपने को स्ट्रेंथ बताता है कि डाइपोल की कितनी स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल। अब डाइपोल की स्ट्रेंथ बताएगा कैसे?
इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है ये? एंड इज डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से शुरू होता है और नेगेटिव चार्ज में खत्म होता है, जबकि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट नेगेटिव चार्ज से स्टार्ट होता है, पॉजिटिव चार्ज पर खत्म होता है। अभी देखिए ये चीज जो H2O बना देखोगे ना, ऐसे ऐसे वो लिखा होगा तो इसकी डायरेक्शन ऐसे होगी तुम्हारी, इस तरह से डायरेक्शन बना होता है। अब ठीक, मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ क्या? तो ये इट्स मैग्नीट्यूड is the product of either charge and separation between them। ये मतलब इसी पर्टिकुलर में अगर मुझे P का मैग्नीट्यूड दिखाना है तो कोई भी एक चार्ज ले लो और उनके बीच का सेपरेशन, Q into 2L is the dipole moment. Now if this is 2L, so one thing has to be clear कि ये कभी क्या होता है, सब दो चार्ज के बीच में डिस्टेंस दिया होता है ना, हम उसको L ले लेते हैं फिर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। नहीं, 2L is the separation between the charges, L is not the separation between the charges। ये याद रखना है आपको। जैसे मेरे पास एक डाइपोल यहाँ दिया हो कि यहाँ -2 माइक्रोकूलम रखा है, यहाँ +2 माइक्रोकूलम चार्ज रखा है, इनके बीच का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है। आप बताइए डाइपोल मोमेंट कितना है और किधर है? बताइए जल्दी, क्या लिखेंगे बोलो यार? Q मतलब 2 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 2L। 2L की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? What is the value of 2L? 2L is 10 सेंटीमीटर, L 10 सेंटीमीटर नहीं है। 2L की वैल्यू कितनी आ गई? 10 सेंटीमीटर, मतलब 10 इंटू 10⁻⁻1 एंड डायरेक्शन वुड बी व्हाट? माइनस से प्लस ये डायरेक्शन आएगा, विच इज आई कैप। तो 2 6 2 8 -1 आई कैप। इस तरह के सवाल आते हैं, क्या आप कर पाओगे? कोई दिक्कत? तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का इंट्रोडक्शन हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डाइपोल की वजह से अगले लेक्चर में करेंगे। आज के लिए बस।